नमस्कार। पेश है इस हफ्ते का परिवर्तन। और बड़ी दिलचस्प बात होती है सियासत में कि हम बात कर रहे हैं परिवर्तन के प्लेयर की है। आज हम एक बहुत बड़ी शख्सियत की बात करेंगे जिनकी चुनौती है परिवर्तन उत्तर प्रदेश में ना होने देना। हम जिक्र कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और सबसे बड़ी उनकी चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में अच्छे बड़े बहुमत के साथ आए 2022 के चुनाव में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी है योगी आदित्यनाथ कैसे बने और उनका खुद का बीजेपी के साथ इतिहास क्या है, इस पर नजर डालें। जरूर देखिए ये स्टोरी। योगी आदित्यनाथ का जिक्र करने से पहले नवंबर 2016 में जो हुआ उसका जिक्र करना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। देश को तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी और सरकार को लेकर बड़े सवाल उठे थे। साथ में यह भी सवाल उठा कि 2017 के चुनाव में बीजेपी को इससे बड़ा नुकसान होगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। नामों की चर्चा बहुत थी, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी ने यह बड़ा फैसला लिया और हिंदुत्व के चेहरे रहे योगी को मुख्यमंत्री बना दिया। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं ये बताने की वजह है इसलिए कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का इतिहास खुलकर टकराव कर रहा है। सन 2002 में नौबत यहां तक आ गई थी कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी पार्टी का विरोध करते हुए अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे और बीजेपी के औपचारिक उम्मीदवारों के खिलाफ। अपने इलाके गोरखपुर में, जहां से वो कई बार सांसद रहे। 2007 में फिर योगी ने करीब 70 उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ खड़े करने की धमकी दी। फिर बाद में समझौता हुआ। 2010 में योगी ने महिला आरक्षण बिल पर अपनी पार्टी के विप के खिलाफ जाकर वोट किया था। 2017 के चुनाव के समय भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी बनाई हुई हिंदू युवा वाहिनी करीबन 64 सीटों पर लड़ सकती है बीजेपी के खिलाफ। कुल मिलाकर सारांश है कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के उनके सांसद रहने के बावजूद कई बार स्थितियां टकराव की बनी और योगी ने अपनी ताकत दिखाने का बीजेपी के सामने कोई मौका नहीं छोड़ा। ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति थी कि वो 2017 के चुनाव में बगैर किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ गई और मोदी के चेहरे पर ऐतिहासिक जीत मिल गई। तब तक बहुत कुछ बदल चुका था और बीजेपी के साथ एक समझौता करने के बाद योगी ने सुनील सिंह को, जो कि यूपी के हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष थे, उनको उनके पद से हटा दिया, ये कहकर कि वो एक सांस्कृतिक संस्था है और चुनाव नहीं लड़ सकती। इस तरह से कोई भी प्लान 64 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ लड़ने का वही खत्म हो गया और अंत में बीजेपी के ब्रांड के हिंदुत्व का चेहरा होने की वजह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, टकराव के इतिहास के बावजूद। योगी के राजनीतिक जीवन का एक ऐसा समय था जब 2002 के आसपास उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई तो गोरखपुर में एक लाइन कही जाती थी, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। बीजेपी को इस बात का पूरा इल्म था और पूर्वांचल में योगी का क्या असर है वो ये जानते थे और ये बात आज भी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं योगी आदित्यनाथ की ताकत क्या है। पहला पॉइंट मेरे हिसाब से है वह बीजेपी के हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है। दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से है पूर्वांचल से कई बार सांसद रहने की वजह से वहां पर बड़ा असर है जो बीजेपी के लिए बहुत अहमियत रखता है। तीसरा पॉइंट मेरे हिसाब से है खुद की छवि पर, डायरेक्टली खुद की छवि पर भ्रष्टाचार जैसा कोई सीधा आरोप नहीं है। और चौथा पॉइंट मेरे हिसाब से है राम मंदिर आंदोलन से पुराना जुड़ाव है, उनके कार्यकाल में मंदिर बनने का काम शुरू हुआ। तो ये 4 ताकत के पॉइंट्स हैं योगी आदित्यनाथ के लिए। तो मेरे साथ इस वक्त जो खास मेहमान जुड़े हैं वो शरद प्रधान साहब है। बरसों से, दशकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बहुत पैनी नजर उन्होंने रखी है एक जर्नलिस्ट के तौर पर। उनकी किताब आई है योगी आदित्यनाथ के ऊपर। शरद प्रधान, सीधा और स्ट्रेट पॉइंट है कि योगी आदित्यनाथ की ताकत क्या है, सबसे बड़ी ताकत जो आप मानते हैं, क्योंकि
आंकड़े तो ऐसा दिखा रहे हैं, इंडिकेटर्स दे रहे हैं कि 100 सीट से नीचे है बीजेपी आज की स्थिति में, कि योगी आदित्यनाथ पुल कर लेंगे अपनी पार्टी को इन चुनावों में। जहां तक योगी आदित्यनाथ की मेन स्ट्रेंथ का सवाल है, उनकी चाहे उसको कुछ भी कहा जाए, घूम फिर के उनकी ताकत जो है वो एक एग्रेसिव हिंदुत्व आइकॉन पे है। ये हिंदुत्व जरा सिर्फ हिंदुत्व नहीं है, ये है एक तरीके का जो रिलीजियस डिवाइड, कम्युनल डिवाइड करने में उनकी जो क्षमता है, आई थिंक उसको कोई नहीं बीट कर सकता है। और यही उनकी स्ट्रेंथ भी रही है। देखिए, वो रिलीजन के जरिए से वो पॉलिटिक्स में आए और उस पॉलिटिक्स को पावर तक पहुंचाने के लिए भी उन्होंने रिलीजन का ही इस्तेमाल किया। हाँ, लेकिन खास बात ऐसी सूरत में आपने तो लिखा इसके बारे में, ये कितनी बार बीजेपी के साथ टकराव में रहे हैं, कई बार, मतलब, और पब्लिक पोजीशनिंग में योगी आदित्यनाथ का बीजेपी के साथ टकराव रहा है। और उसके बाद भी 2017 में ये सीएम बने, जब 325 सीट आती है भारतीय जनता पार्टी की। विज्ञान 2017 में भी योगी आदित्यनाथ उस लिस्ट में नहीं थे जो कंसिडर की जा रही थी मुख्यमंत्री पद के लिए। ये सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उस वक्त चाहते थे मनोज सिन्हा को यहां भेजना, जो उस समय केंद्र में रेलवे राज्य मंत्री और कम्युनिकेशंस के राज्य मंत्री थे। और मतलब यहां तक तैयारी हो गई थी कि मनोज सिन्हा बनारस में जाके जलाभिषेक कर रहे थे कि दूसरे दिन उन्हें शपथ लेनी है यहाँ, तभी उनको खबर गई कि आप वापस दिल्ली चले आइए। और हुआ कुछ इस तरीके से कि मनोज सिन्हा के खिलाफत आरएसएस के कुछ लोग, जो यूपी के इंचार्ज कृष्ण गोपाल थे, उन्होंने बड़ी अपोज किया। और वो उन्होंने उनका कुछ उनसे व्यक्तिगत इशू होगा, जो भी होगा, उसके अपोजिशन में उस जमाने में ये हुआ कि अब किसको ऐसा बनाया जाए कैंडिडेट। योगी आदित्यनाथ लगे हुए थे, ऑलरेडी उनके लोग नारे लगा रहे थे कि मुख्यमंत्री कैसा हो, योगी आदित्यनाथ जैसा हो। तो ऐसी सूरत में इनके लिए इनके नाम पे कंसेंसस इसलिए बना क्योंकि हिंदुत्व की इनकी स्ट्रेंथ की वजह से, कि हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को बनाए जो, सही बात है, वो ताकत का जिक्र होना बहुत जरूरी है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। जो दूसरी स्टोरी मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि 325 सीट आई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। आज की स्थिति में जो है वो इंडिकेटर्स ये कह रहे हैं कि 100 सीटें कम हो सकती हैं। अभी भी कितना जरूरी है योगी आदित्यनाथ के लिए मोदी का साथ, वो चेहरा जिस पर 2017 का चुनाव जीता गया था, 14 और 19 दोनों की तरह। मैं ये बात पहले भी कई बार कह चुका हूं कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत पर सीएम बनाया है। अब उनकी चुनौती है कि वो वापस बीजेपी को ऐतिहासिक नहीं तो बड़ी जीत दिलवाए। लेकिन अगर अभी तक के सी वोटर सर्वे और आंकड़ों और संकेतों पर नजर डालें तो बीजेपी तकरीबन 100 सीट कम होती नजर आ रही है। और अखिलेश यादव, जिनको कुछ महीने पहले पार्टी नजरअंदाज कर रही थी, अब चुनौती देने वाले के रूप में सामने खड़े हैं। तो चुनौतियां, मुश्किलें दोनों बड़ी हैं योगी आदित्यनाथ के लिए। और हमने परिवर्तन सीजन 3 के पहले एपिसोड में इसीलिए जिक्र किया था मोदी फैक्टर का, जिसकी बीजेपी को बहुत जरूरत है। कोरोना की दूसरी लहर ने योगी सरकार की खामियां सामने कर दी और पूरा देश उन तस्वीरों को देखकर हिल गया जब गंगा सहित बाकी नदियों के तट पर लाशें बिछी हुई दिखी और आलोचनाओं का लंबा सिलसिला शुरू हो गया योगी आदित्यनाथ के लिए। और जुलाई के महीने में मीटिंग्स का सिलसिला दिल्ली में शुरू हो गया योगी आदित्यनाथ के लिए। कयास यहां तक लगाए गए कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी में परिवर्तन होगा, लेकिन अंत में ऐसा नहीं हुआ और प्रधानमंत्री ने बाद में सार्वजनिक मंचों से योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। बीते 4-4.5 साल में योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया है। लेकिन मोदी फैक्टर कितना जरूरी था, यह इस बात से साबित हो गया कि बीजेपी की नई अपील थी डबल इंजन सरकार और उसके जरिए हुआ बेहतर काम। लेकिन सवालों ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा योगी आदित्यनाथ का। एक तरफ वो कानून व्यवस्था को बेहतर करने की तारीफ ले रहे थे, तो दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी और अजय मिश्र टेनी के बर्ताव ने बहुत किरकिर कर दी।
ऐसे यही जो हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। बीजेपी लगातार दोहरी रणनीति पर चलती रही। विकास के आयोजन और उद्घाटन प्रधानमंत्री के थे, एक्सप्रेसवे से लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर तक, क्योंकि प्रधानमंत्री की भाषा थी सबका साथ सबका विकास। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी पुरानी शैली में अब्बाजान कहने से नहीं चूके, क्योंकि दूसरी तरफ से अखिलेश यादव जिन्ना का जिक्र कर रहे थे। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, उत्तर प्रदेश में ये बात भी सड़कों पर होने लगी कि किस तरह से 2017 की तरह नरेंद्र मोदी को ही बीजेपी को बड़ा बल देना है इन चुनावों में भी। और योगी आदित्यनाथ के लिए जरूरी है कि वो जिस हिंदुत्व की ब्रांड का चेहरा है, उसका समर्थन इन चुनावों में बीजेपी को पूरे तौर पर मिले। तो जरूरी है इस बात का जिक्र करना कि योगी आदित्यनाथ की आज की तारीख में कमजोरी क्या है। 2017 में मुख्यमंत्री बनने से पहले मंत्री रहकर कभी भी कोई प्रशासनिक तजुर्बा उनके पास नहीं था, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरा, लखीमपुर खीरी और भी ऐसी घटनाओं ने जो चर्चा में रही कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के उनके दावे को कमजोर किया। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोना की दूसरी लहर में सरकार के सिस्टम की खामियां खुलकर सामने आई और कड़ी आलोचना हुई। ये कमजोरियां मैं आपको बता रहा हूं योगी आदित्यनाथ की। और चौथा पॉइंट है, बेरोजगारी से लेकर अलग अलग इम्तिहानों के पेपर लीक होने जैसे मुद्दों पर कई सवाल उठे, जिन्होंने नौजवानों को सीधे तौर पर अफेक्ट किया, उनके ऊपर असर डाला। तो ये कमजोरियां हैं योगी आदित्यनाथ की। पहले हम ताकत की बात कर रहे थे। शरद प्रधान, ये जो 4 पॉइंट्स मैंने रखे कमजोरियों के योगी आदित्यनाथ के, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा बड़ा कमजोरी का पॉइंट इस वक्त योगी आदित्यनाथ के लिए क्या है? विज्ञान, देखिए, इन्होंने ये जितने आपने पॉइंट्स गिनवाए बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसके ऊपर पर्दा डालने के लिए जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ओवरबोर्ड हो चले गए, यानी एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए से उनको जो भी उनके एडवाइजर्स रहे हों, जिन्होंने समझा दिया कि इसको काउंटर करने का सबसे बड़ा तरीका है एडवर्टाइजमेंट का, कि बमबारी कर देना। लॉ एंड ऑर्डर की पिच पर वो भाषणों में बोलते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? टैनी और लखीमपुर दो बातें जब जुड़ी हुई हैं, मैं तो बाकी किस्सों में जा ही नहीं रहा हूं, तो क्या इनके सलाहकार नहीं बता पा रहे हैं इनको कि ये आपकी पिच नहीं हो सकती, ये तो कमजोर पिच है अब आपके लिए? यही तो विडंबना है कि उनको स्वयं नहीं दिख रहा था, शायद क्योंकि जो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं था, तो इस बहकावे में वो आसानी से आ गए। क्योंकि खाली लखीमपुर की बात नहीं थी, इससे पहले उन्नाव का गैंग रेप कांड हो चुका था, सही बात, जिसमें वहां के सिटिंग एमएलए जो कि एक ठाकुर थे, उनको डिफेंड करने के लिए सरकार ने भरपूर प्रयास किया। ऐसा ही हुआ हाथरस के केस में, सबको मालूम है हाथरस कांड में किस तरीके से एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप होता है। उसके बाद आप कहते हैं कि साहब लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, महिलाएं बड़ी सुरक्षित हैं, ये क्लेम्स हैं इनके। तो इनको जाहिर है किसी ने गलत समझा दिया कि सच के ऊपर पर्दा डालना कितना आसान है। दूसरी वेव का त्राहिमाम क्या लोग भूल गए होंगे? कोरोना की दूसरी वेव का त्राहिमाम ये सरकार यही सोचती कि शायद भूल जाएंगे इनके इस छूट से, ये बम्बारमेंट करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहे बार बार कि इससे बढ़िया कोरोना मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। उन्होंने तो यहां तक सर्टिफिकेट दे दिया कि अभूतपूर्व है, अनपैरेलल्ड एंड अनप्रेसिडेंटेड उन्होंने कहा। तो ये सोच इनकी ऐसी है, ये शायद सोचते हैं कि हम अगर इस झूठ को बार बार दोहराएंगे तो लोग भूल जाएंगे, जबकि हकीकत ये है अभिज्ञान की, जिन लोगों ने सफर किया है, जिनके घरों के लोग सदस्य मरे हैं, जिनके लोगों को लाशें जलाने की जगह नहीं थी और शवों को बहा दिया नदी में या दफना दिया, वो कैसे भूल सकते हैं? आपका ये मानना है कि सरकार की तरफ से जो भी दलीलें आए, लोग भूले नहीं हैं जो सेकेंड वेव में कोरोना के हुआ था। तो ये था इस हफ्ते का परिवर्तन, एक ऐसी बड़ी शख्सियत पर जिनकी चुनौती है कि इस बार सत्ता का परिवर्तन
ना हो, या क्योंकि योगी आदित्यनाथ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर एपिसोड में, इन चुनावों में, हम अलग अलग परिवर्तन के प्लेयर्स के जरिए सियासत की हकीकत आपको